हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लाहनकर, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर। आज इस हिस्ट्री के निचोड़ सेशन में मैं आपके लिए पूरे के पूरे सिलेबस का एक चैप्टर वाइज डिस्कशन लाया हूं। मैंने सबसे पहले तो आपके लिए एक सेशन बनाया था बुक लिस्ट का। उससे आपको कौन से सोर्सेस यानी कौन से बुक्स यूज करने हैं वो पता चल गया। इन सोर्सेस को यूज करते करते आपको नोट्स कैसे बनाने हैं इसके ऊपर भी मैंने एक सेशन बनाया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये दरखास्त की थी कि सर, सिलेबस तो हमें मिल चुका है, सीयूईटी पीजी के 2025 के वेबसाइट के ऊपर सिलेबस तो है HUQP09 का। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस की, तो वो काफी ओपन एंडेड है। ठीक तरीके से वो ज्यादा इन डिटेल दिया नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस दिया है, उस प्रकार से उन्होंने ना तो मिडिवल का दिया है ना मॉडर्न का दिया है। तो ऐसे में हमें टॉपिक वाइज बताइए कि एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ के जाना है। और इसीलिए हिस्ट्री का निचोड़ ये वाला सेशन मैं आपके लिए यहां पे लाया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। पहले अनाउंसमेंट ये कि समर्थ 3.0 ये जो एक फुल फ्लेज बैच है, ये लास्ट फुल फ्लेज बैच है आपके सीयूईटी पीजी की। ये लॉन्च हो चुकी है। इसके क्लासेस वैसे देखा जाए तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी टाइम है। क्योंकि अभी हम लोग जो पहले 14 लेक्चर्स देखने वाले हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री के देखने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग फिर से एक बार एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके पास अभी भी मौका है। एग्जाम खत्म होने से पहले ये पूरी की पूरी बैच खत्म हो जाएगी और आपको अपनी स्टडी करने का, सेल्फ स्टडी करने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा कुछ चीजें जो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा समर 3.0 के बारे में। इंग्लिश में क्लासेस होते हैं, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश। आपको पीपीटीज भी मिलती है हिंदी प्लस इंग्लिश में। आपको डिटेल नोट्स भी मिलते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश में। डीपीपीस यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हिंदी इंग्लिश में मिल जाते हैं। कंटिन्यूसली मेरा गाइडेंस भी आपको टेलीग्राम के जरिए या फिर मेंटरशिप सेशन के जरिए भी मिलता रहता है। समर्थ 3.0 इज एक्चुअली योर आंसर टू द CUET PG हिस्ट्री प्रिपरेशन फॉर 2026। ठीक है, आज ये जो हिस्ट्री का निचोड़ सेशन में लेके आया हूं, इसमें डिस्कस करा गया हर एक टॉपिक मैं इस समर्थ 3.0 में कम से कम 1.5 से 2 घंटे पढ़ाता हूं हर टॉपिक। ठीक है, तो आप जरूर समर्थ 3.0 के बारे में विचार कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले ये दूसरी अनाउंसमेंट, हमारा सीयूईटी पीजी हिस्ट्री का एक टेलीग्राम ग्रुप है। उसका ये जो क्यूआर कोड है, इसको आप प्लीज स्कैन करके ज्वाइन कीजिएगा। आपको कंटिन्यूअसली सीयूईटी पीजी हिस्ट्री के लिए जो कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इस ग्रुप पे मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, यानी हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया की। अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैंने एक बदलाव किया है, और वो है इन पर्टिकुलर डेट्स में। अगर आप अपना सिलेबस जो है सीयूईटी पीजी का अगर वो खोलेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि यहां पे उन्होंने 10,000 BC दिया है, और यहां पे 1206 यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये दो डेट्स का इस्तेमाल उन्होंने वहां पे किया है। तो फिर मैंने इसको चेंज क्यों किया? इसको चेंज करने के पीछे का कारण ये है कि भारत में जब कभी भी हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, तो वो एक्चुअली 5 लाख BC माना जाता है। 5 लाख BC इज एक्चुअली योर लोअर पैलेलिथिक एज। 5 लाख BC से लेके 50,000 BC, दिस इज अराउंड 4,50,000 ईयर्स ऑफ लोअर पैलेलिथिक एज। तो वहां से हमारी शुरुआत होती है। तो पैलेलिथिक एज जो है लोअर, मिडिल एंड अपर में डिवाइडेड है। लोअर पैलेलिथिक एज 5 लाख BC से लेके 50,000 BC तक है। अगर हम मिडिल पैलेलिथिक एज के बारे में बात करते हैं, 50,000 BC से लेके 40,000 BC। और वहीं अगर हम अपर पैलेलिथिक एज के बारे में बात करते हैं, 40,000 BC से लेके 10,000 BC। इस तरीके से हम लोग पैलेलिथिक एज को लोअर, मिडिल एंड अपर पैलेलिथिक एज में डिवाइड करते हैं। और इसीलिए 10,000 BC नहीं, बल्कि 5 लाख BC से आपको एक्चुअली में पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम लोग पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक इन एजेस के ऊपर जाने से पहले हमें सबसे पहले हिस्टोरियोग्राफी जो है ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, उसकी हिस्टोरियोग्राफी जो है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन शास्त्र, कौन सा एक प्रवाह था हिस्ट्री में। इसका हिस्ट्री की पढ़ाई करने का एक अलग अलग प्रवाह होते हैं ना, अलग अलग विचार होते हैं, विचारधाराएं होती हैं। तो किसने किस प्रकार से प्राचीन भारत का अभ्यास किया है, ये हमें समझना इंपॉर्टेंट है। अलग अलग हिस्टोरियंस और उन्होंने लिखे हुए बुक्स यहाँ पे हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं।
उसके बाद बात आती है इन 4 एजेस की, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक। अब ये जो चारों के चारों एजेस हैं, इनके ऊपर पिछले 2 एडिशंस ऑफ सीयूईटी पीजी में क्वेश्चंस कम आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के नहीं आएंगे। मैं एक्चुअली आपको इतना 100% बता सकता हूं कि कभी ना कभी इन टॉपिक्स के ऊपर आपको अचानक से 4-5 क्वेश्चंस एक ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और फिर आपको, अगर आपने ये पढ़ाई करके गए हो ना 4 के 4 टॉपिक्स, तो आपको बहुत आसानी होगी। यहां पे ज्यादातर आपका फोकस रहना चाहिए साइट्स एंड देयर फीचर्स। यहां पे देखिए ऑथर्स एंड बुक्स, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, इन चारों में ज्यादातर आपका साइट्स और उनके फीचर्स के ऊपर ये करना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए। चैल्कोलिथिक एज में ओसीपी को करना मत भूलिएगा, ऑकर कलर पॉटरी कल्चर, ओसीपी कल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, ज्यादा इसके ऊपर बात करने से भी कोई फायदा नहीं, सभी को पता है। उसके बाद आता है आपका ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, है ना। तो ये भी ऐसा एक टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो पूछने लायक कोई बात है ही नहीं। ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक एज में आपको ज्यादातर डिफरेंसेस देखने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं कि भाई अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ, और उसको अगर हम लेटर वैदिक पीरियड के साथ कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन में जो डिफरेंसेस सामने उभर के आते हैं, उनके ऊपर आपका ज्यादातर फोकस होना चाहिए। वहीं अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसके एक्सकैविएशंस के ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। साइट्स एंड देयर फीचर्स, यहां पे भी साइट्स एंड देयर फीचर्स, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। कौन सी चीज कौन से साइट पे मिली है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। ठीक है, ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड में मैंने बता दिया आपको डिफरेंसेस जो है वो आपको ज्यादातर नोट करने हैं। उसके बाद आता है आपका राइज ऑफ एंशिएंट इंडियन किंगडम्स एंड एम्पायर्स, जहां पे सबसे पहले आते हैं 16 महाजनपद, 16 महाजनपद एज दे आर रेफर्ड टू इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, है ना। तो 16 महाजनपद जो है, ये यहाँ पे आपको ज्यादातर इनकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, इनके कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए, एंड देन आफ्टर दैट ये जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है, हरियंका, शिशुनागा एंड नंदा, इनके इंपॉर्टेंट किंग्स, स्पेशली अगर हम बात करते हैं अजात शत्रु के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बिंबिसार, अजात शत्रु, इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हरियंका डायनेस्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंदा डायनेस्टी इतनी ज्यादा नहीं, शिशुनागा भी इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन हरियंका डायनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। जैनिज्म बुद्धिज्म की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे रिलीजियस फिलोसॉफी के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, रिलीजियस फिलोसॉफी एंड लिटरेचर, इन दो चीजों के ऊपर आप ज्यादातर फोकस करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी चीजें नहीं पढ़नी है। देखिए, जैनिज्म बुद्धिज्म तो आपको पढ़ना ही है, इसके अलावा आपको आजीविकास भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पे आप प्लस करके आजीविकास लिखिए, आजीविकास, ये भी आपको पढ़ने हैं। लेकिन ज्यादातर जैनिज्म बुद्धिज्म के ऊपर अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो रिलीजियस फिलोसॉफी के ऊपर आएंगे और लिटरेचर के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फोटो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है वो मोहनजोदड़ो के ग्रेट बात की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप, अब हम लोग जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पहुंचेंगे विद इन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, वो ज्यादातर पॉलिटिकल हिस्ट्री होगी, है ना। ज्यादातर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो मौर्यन एम्पायर, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे चंद्रगुप्त हो गया या फिर अशोक हो गया, इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। अगर हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, तो यहां पे देखिए शुंगास और कण्वास के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इंडो ग्रीक्स, चकास, कुशानास एंड वेस्टर्न क्षत्रपास, इनके ऊपर कल्चरल हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कल्चरल हिस्ट्री, इनकी कल्चरल हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, वो यवनिका वाला क्वेश्चन आपको याद होगा। ठीक है, सो यवनिका इज एक्चुअली द, वो पर्दा होता है ना जो नाटक में हम लोग यूज करते हैं, वो यवन इस शब्द से आया है, ग्रीकों को यवन कहते थे, वो वाला एक्चुअली सीयूईटी पीजी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा न्यूमिस्मैटिक्स यानी कॉइनेज के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, और इसीलिए मैंने कनिष्क का कॉइन यहाँ पे यूज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कनिष्क का कॉइन यूज करने के पीछे का कारण ही वही है। इसके बाद कुछ पॉलिटिकल ये जो है
जो राजवंश है, सातवाहन, खरवेला, गुप्तास, वाकटकास, वर्धांस, कदम्ब, पल्लव, चालुक्यास, इनको भी आपको करना होगा। ठीक है, और यहां पे आपको पूछना ही नहीं है कि क्या क्या करना है। देखिए, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा इनकी कल्चरल हिस्ट्री, स्पेशली लिटरेचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर इनकी, तो इनमें से गुप्तास का आर्किटेक्चर हो गया, आपके पल्लवास का आर्किटेक्चर हो गया, इसके अलावा देखिए चालुक्य और बदामी का आर्किटेक्चर हो गया, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खरवेला का भी, ठीक है। सो महामेघवर्मन डायनेस्टी के जो खरवेला राजा है, इकलौते ऐसे राजा है जिनके बारे में हमें ज्यादातर हिस्टोरिकल ये मिलता है, डेटा मिलता है। उदयगिरी खंडगिरी केव्स के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। सातवाहनास का भी आपको कल्चरल हिस्ट्री के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, वर्धांस का और वाकटका का और कदम्बास का आप ज्यादातर पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर फोकस करिए। पल्लवास जो है, जहां पे मैंने स्टार लगाया ना, वो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ आपको कल्चरल हिस्ट्री भी करनी होगी। और लास्टली ये संगम पॉलिटी एंड लिटरेचर, इसको मत भूलिएगा। इसको मैंने जानबूझ के आखिरी रखा डिस्कशन के लिए, क्योंकि देखिए संगम पॉलिटी यानी आपके चोल, चेर और पांड्य तीनों के तीनों, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, और इसके अलावा ये जो संगम लिटरेचर है ना, संगम लिटरेचर, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। संगम लिटरेचर के ऊपर चूंकि क्वेश्चंस कंटिन्यूसली सिर्फ सीयूईटी पीजी में ही नहीं, बाकी सारे आने वाले एग्जाम्स में जो आप जीवन में अपने दोगे आने वाले हैं, आप इसको कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। इसको ठीक तरीके से आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स थे वो किसके थे? आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के थे। ठीक है, अब देखिए बाकी के बचे कुचे जो हैं, ठीक है, अब देखिए इनको मैंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ही डाला है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ही आते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये आपका कैलाशनाथ टेम्पल है, ठीक है, एलोरा का, ठीक है, जो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, कृष्णा फर्स्ट ने, है ना। ये वाला टेम्पल मैंने यूज किया है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं इन बाकी के बचे राजवंशों के बारे में, तो पालाज, सेनाज, राष्ट्रकूटाज, परमाराज, और हाँ, ये जो है ये मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। गुर्जरा प्रतिहाराज मेंशन्ड नहीं है। लेकिन जब कभी भी आप अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करते हो, तो आपको एक्चुअली गुर्जरा प्रतिहाराज, ये पालाज एंड राष्ट्रकूटाज, इनको आपको साथ में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि कन्नौज के ऊपर ये कंटिन्यूसली फाइट करते रहते हैं। ट्राई पार्टियट स्ट्रगल ओवर कन्नौज बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, तो चूंकि गुर्जरा प्रतिहाराज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको ऐड कर रहा हूं। आपको इनकी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादातर करके जानी है। ठीक है, तो सबकी पॉलिटिकल हिस्ट्री करके जानी है। लेकिन यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, आपका जो पालास का आर्किटेक्चर है और राष्ट्रकूटास का जो आर्किटेक्चर है एंड लिटरेचर वगैरह है, स्पेशली राष्ट्रकूटों का लिटरेचर, कन्नड़ में, कन्नड़ भाषा में इनका बहुत ज्यादा योगदान है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म, ये जो है ये दो अलग अलग फेजेस में हुआ है, और इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन कम है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर थोड़ी क्वेश्चन आने की संभावना कम है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस। अब बात करते हैं आपके इसकी अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस की। तो अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस की जो शुरुआत होती है वो होती है अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध से। एंड अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध कब होता है? 1712, है ना। तो लगभग वहां से हम लोग क्या करते हैं, अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को मानते हैं। लेकिन मोटा मोटे अगर हम ले 750 CE से लेके 1206, दैट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, सो पोस्ट वर्धान पीरियड, है ना। तो वहां से लेके आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसको हम लोग ज्यादातर 750 CE से लेके 1000 CE तक का जो कालखंड है 250 ईयर्स का, उसको एज ऑफ राजपूत के नाम से भी जाना जाता है। तो शुरुआत में वही है। तो गजनविद जो है उनके ये आते हैं इनरोड्स, तो ये भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, राइज ऑफ राजपूत। इसके पीछे जो अलग अलग थियरीज है, वो थियरीज आपको करनी पड़ेंगी। द इन्वेजन्स ऑफ द घोरीज एंड द कॉजेस फॉर द डिफीट ऑफ द राजपूत्स, कि घोरीज क्यों सक्सेसफुल हुए। 1191 में तो वो डिफीटेड थे, लेकिन फिर बाद में 1192 में वो सक्सेसफुल क्यों हुए। व्हाट एग्जैक्टली वर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच द
राजपूत्स वर डिफीटेड लेटर ऑन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वही अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, जो कि आपके अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है चोलास। साउथ इंडिया से चोलास जो है, इनके ऊपर आपको ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो ये विलेज इकोनॉमी यानी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ही आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इनका जो पूरा का पूरा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद के जो टॉपिक्स है, स्पेशली इंडियन फ्यूडलिज्म वाला टॉपिक। इंडियन फ्यूडलिज्म वाला टॉपिक पूरा का पूरा आपका कंसेप्चुअल है। इसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका इंट्रोडक्शन करना है, इसके फीचर्स क्या होते हैं इंडियन फ्यूडलिज्म के, क्या फर्क है यूरोपियन फ्यूडलिज्म में एंड इंडियन फ्यूडलिज्म में, और इंडियन फ्यूडलिज्म का इतिहास लेखन शास्त्र क्या है, यानी हिस्टोरियोग्राफी क्या है। बस आप इतना करके जाओगे, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फॉर CUET PG। अगर हम बात करते हैं आगे आने वाले 3 टॉपिक्स के ऊपर, तो ये कुल मिला के इकट्ठा पढ़े जाते हैं। एग्रेरियल इकोनॉमी, इरिगेशन, अर्बन सेटलमेंट, प्रोसेसेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। और यहां पे आपको ज्यादातर टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, तो जो आपको हमेशा ऑक्यूपेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, जहां पे टर्मिनोलॉजी दी जाती है ऑक्यूपेशंस की, और आपको पूछा जाता है कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा ऑक्यूपेशन है, वो ज्यादातर यहां से आते हैं। ठीक है, लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, अर्ली मिडिवल इंडिया का, द चोलास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडिवल इंडिया की बात करते हैं। काफी आसान है, हम सभी को पता है क्या क्या पढ़ना है। आपको मोटा मोटी एक्चुअली 3 चीजें पढ़नी होती है, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स एंड सुरु डायनेस्टी, ये 3 पढ़नी होती है। तो इसमें जो कुछ भी आएगा, मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, इनका आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, सारी चीजें जो आप सोच सकते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद अर्ली तुर्किश डायनेस्टी, गुलाम घराना, है ना, खलजीज, तुगलक्स। तो यहाँ पे खलजीज में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुगलक्स में मोहम्मद बिन तुगलक इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिरोज शाह तुगलक इज इंपॉर्टेंट। सैयद लोदीज स्पेशली फॉर देयर आर्किटेक्चर, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ दिल्ली सल्तनत का, वो आपसे पूछा जाएगा, स्पेशली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेशन है दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन है। वहीं अगर हम उनके कल्चरल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर सब कुछ मेंशन किया गया है। तो दिल्ली सल्तनत जो है, सारा का सारा आपको पढ़ना है, गुलाम घराने से लेके उनके डिसइंटीग्रेशन तक, और कल्चरल हिस्ट्री में सारे के सारे पार्ट। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर वगैरह 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 सब कुछ पढ़ना होगा। इसके बाद अगर हम डेक्कन में आते हैं, तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट किंगडम्स यहाँ पे बताए गए हैं, स्पेशली इनका राइज और इनकी पॉलिटी, यानी इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, प्लस इनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्लस इनका आर्किटेक्चर, प्लस इनका लिटरेचर, इनको बिल्कुल भी आप भूलिएगा मत। ठीक है, हमेशा हमने देखा है इसके ऊपर कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, दिस इज द फोटो ऑफ कृष्णदेवराया विथ 2 ऑफ हिज वाइफ्स। ठीक है, इसके बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, इसके ऊपर हमेशा एक हाथ क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, तो सूफी मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया, हाउ इट केम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, देन इन द नॉर्थ इंडिया एंड देन इन द साउथ इंडिया। वही अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले तमिलनाडु में शुरुआत हुई है, एंड देन भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ वगैरह वगैरह। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं मुगल्स एंड सुर्स के ऊपर। ठीक है, तो मुगल जो है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, बाबर, हुमायून, एंड देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुरु डायनेस्टी। सुरु डायनेस्टी में आपको ये स्टोरी पढ़नी है पॉलिटी के तौर पे, कि फरीद का शेर खान कैसे बना और शेर खान का शेर शाह कैसे बना। ये वाली जो स्टोरी है, ये आपको पढ़नी है। और फिर सुरु डायनेस्टी में कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ शेर शाह, ये आपको करना है। ठीक है, वही अगर हम आगे मुगलों की बात करते हैं, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके टाइम पे एक्सपांशन कैसे हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या आए हैं, ये आपको करना पड़ेगा। इनकी राजपूत पॉलिसी क्या थी, स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर, और इनकी डेक्कन पॉलिसी क्या रही है, ये भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं।
लास्टली डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो जागीरदारी क्राइसिस हो गया, एग्रेरियन क्राइसिस हो गया, अलग अलग थियरीज है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनके ऊपर, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के ऊपर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना है। वहीं अगर हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी एंड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, या फिर लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड म्यूजिक, इनमें अगर बोला जाए तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय पॉलिटी। ठीक है, बहुत बार ये ना पॉलिटिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इन चारों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। फोटो यहाँ पे अकबर की यूज की गई थी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियोग्राफी पे, 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब से लेके इंडिपेंडेंस तक। जी हाँ, सीयूईटी पीजी में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस तक ही पढ़ना है। यूजीसी नेट में पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिलेबस भी है, यूजीसी नेट फॉर हिस्ट्री, उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे सीयूईटी पीजी में नहीं है। पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको इतिहास लेखन शास्त्र यानी हिस्टोरियोग्राफी पढ़नी है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो पूरी की पूरी हिस्टोरियोग्राफी है वो आपको पढ़नी है। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्ट अप्रोच, कम्युनलिस्ट अप्रोच, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड सबाल्टर्न अप्रोच, ये 6 अप्रोचेस आपको पढ़ने होंगे। इनके इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस, इन्होंने लिखी हुई किताबें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आप हमेशा सोचते रहते हो ना कि सर ये पता नहीं कौन से हिस्टोरियन और कौन सी किताबें पूछते रहते हैं, हिस्टोरियोग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं वो सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाद में जो सेकंड टॉपिक जो आपको करना होगा वो एक्चुअली कंसेप्चुअल है। और जी हाँ, मैं आपको ये करने के लिए बोल रहा हूं, भले ही वो कंसेप्चुअल है और एनटीए कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछता, लेकिन अगर आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी तरीके से, ठीक तरीके से पढ़नी है, तो आपको डिफरेंस बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म पता होना चाहिए। ठीक है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, इसमें क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से कैपिटलिज्म का यानी पूंजीवाद का उपयोग किया जाता है इंपीरियलिज्म को थोपने के लिए वगैरह, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का क्या हो जाएगा, कंसेप्चुअल बैकग्राउंड हो जाएगा, हिस्टोरियोग्राफी एंड ये दो कंसेप्ट, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रॉपर आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर, जहां पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। ठीक है, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच, सबके बारे में यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। ज्यादातर आपको फोकस किसके ऊपर करना है, फैक्ट्रीज कब और कहाँ स्टैब्लिश हुई। ठीक है, सिटीज एंड द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट्री, ये आपको याद रखना होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 का एकदम ब्रीफ रिव्यू करना है। ज्यादातर आपको क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि कौन से स्थान पे कौन से इंडियन लीडर ने रिवोल्ट को लीड किया, या फिर इंडियन लीडर को हराने में कौन से इंग्लिश ऑफिसर का हाथ था, यही पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, ट्राइबल एंड पेजेंट रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, बहुत सारे हैं, और हमें कंपनी कालखंड के दौरान हुए हुए जो हुए हैं ट्राइबल एंड पेजेंट रिवोल्ट्स वो, और फिर बाद में क्राउन के शासनकाल में जो हुए हैं वो दोनों ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमें 1946 1947 तक आना होगा ये दोनों लेके। ठीक है, बहुत सारे हैं, लगभग एक 35 तक तो आपको कम से कम ये ट्राइबल एंड पेजेंट रिवोल्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब आ जाते हैं प्रॉपर आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर, जहां पे एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो है, कार्नेटिक वॉर्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहां पे आपको बैटल ऑफ वांदी वॉश, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इनके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, तो यहाँ पे देखिए कॉर्नवालिस या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन सारों के टाइम फ्रेम में जिस प्रकार से ब्रिटिश राज एक्सपांड होता है ये आपको पढ़ना होगा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, पंजाब एंड अवध, जिसके साथ पूरा का पूरा कॉन्क्वेस्ट जो है खत्म होता है, और जब अवध को ये किया जाता है अंडर मिस गवर्नेंस, इसको अटैच कर लिया जाता है, उसके बाद ही रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। तो ये कब होता है, 1856 में, 1857 में रिवोल्ट हो जाता है ना। चलिए आगे बात करते हैं सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट्स। यहां पे आपको बहुत सारे एक्ट्स जो है वो करने पड़ेंगे, स्पेशली कंपनी ने वगैरह ये किए हुए लाए हुए, क्योंकि बहुत सारे जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट वाले एक्ट्स हैं
वो कंपनी ने लाए थे, और चूंकि वो एक्ट्स उन्होंने लाए थे, उसके बाद भारतीय लोगों का कंपनी की ओर देखने का नजरिया बदल गया था, और कंपनी को ज्यादा भारतीय लोग क्रिटिसाइज करने लग गए थे, जो भी एक कारण बना था बाद में विद्रोह का। ठीक है। तो जिसके बाद 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन में क्वीन कहती हैं द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियंस वुड बी रिस्पेक्टेड, और उसके बाद बहुत कम ऐसे सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट वाले बिल्स या एक्ट्स पास किए गए हैं ब्रिटिशों के द्वारा। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, पुलिस, मिलिट्री, जुडिशियरी, आईसीएस, ये भी आपको करना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर रखना है? एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर फोकस रखिएगा। एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के ऊपर अब तक इंडिपेंडेंटली 2 से 3 सवाल आते हुए मैंने खुद देखे हैं सीयूटीपीजी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को ही आगे डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, अदर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर ऑफ इंडिया, तो वर्नाकुलर लिटरेचर जो डेवलप हुआ है भारत में, बंगाली, मराठी, पंजाबी वगैरह वगैरह, उसके ऊपर भी आपको ये होगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस में सारे एक्ट्स करने हैं आपको, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर फाउंडर्स एंड एडिटर्स, ये आपको करना है। एक्ट्स पास्ड बिफोर 1857, यानी कंपनी के द्वारा पास किए हुए एक्ट्स, एंड देन एक्ट्स पास्ड बाय द क्राउन गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी आपको करने हैं सारे के सारे। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये भारत में किस तरह से हुआ है, स्पेशली हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। तो ये जो एक्ट्स पास बिफोर 1857 एंड देन बिटवीन 1857 एंड 1947 जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियंस का जो रिस्पॉन्स आने लग गया था ब्रिटिश राज के खिलाफ, उसके ऊपर चर्चा होगी। द ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो मॉडरेट्स ने दी हुई एक थियरी है। ब्रिटिशों ने जिस प्रकार की सेटलमेंट्स, यानी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, भू राजस्व की जो ये लाई थी, पद्धतियां लाई थी, उनके ऊपर, परमानेंट रैयतवारी, महलवारी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फेमाइन कमीशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फेमाइन कमीशंस, ठीक है, कैम्बेल वगैरह जो है ना, मैकडोनल्ड वगैरह है। इसके बाद देखिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ये वाला टॉपिक आपको करना पड़ेगा। उसके बाद किस प्रकार से मॉडर्न इंडस्ट्रीज को इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया ब्रिटिशों के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न इंडस्ट्रीज। लेकिन क्या ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज सच में भारत के विकास के लिए कुछ ये कर रही थी, मतलब कंट्रीब्यूट कर रही थी, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ उपनिवेशक जो शासन है उसका ही ये कर रही थी, काम कर रही थी, ये आपको पता होना चाहिए। बाद में आता है इंडियन रिनाइजेंस, भारतीय पुनर्जागरण, यानी आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, राइट फ्रॉम राजा राम मोहन रॉय, वहां से लेके आगे तक सारे करने हैं। तो आपका आर्य समाज आ गया, आपका ये आ गया, रामकृष्ण मिशन आ गया, सत्यशोधक समाज आ गया। इसके अलावा भी आपको ये भी करने हैं, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन में आपको अलग अलग जो महिलाओं के लिए संस्थाएं स्थापन हुई थी, तो वो संस्थाएं कब और कहाँ स्थापन की गई थी और उनका नाम क्या था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हो सके तो फाउंडर्स के नाम भी याद रखिएगा, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंडियन विमेन ऑथर्स है ना, वो और उनके बुक्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट में भी वही चीज है कि स्पेशली दलित लिटरेचर, कौन से दलित नेता ने कौन सा लिटरेचर जो है वो, मतलब बुक है वो लिखा है, आपको पता होना चाहिए। और भारत के अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार से स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट जो है वो आगे लेके गए हैं ये लोग, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लास्टली ये लास्ट स्लाइड है आपकी इसकी, अगर आप पिछले वाला पेज देखेंगे तो यहाँ पे मैंने मंगल पांडे का, सबसे पहले वाले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इसमें मंगल पांडे का फोटो यूज किया था, और यहाँ पे देखिए दादा भाई नौरोजी का फोटो यूज किया था। अब यहाँ पे देखिए आईएनए का जो सिजिल है वो यूज किया है। ये प्रॉपर आपका इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड मास मूवमेंट वाला जो फेज है वो हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। प्री आईएनसी एसोसिएशंस, ये कहाँ कहाँ पे? बंगाल, महाराष्ट्र एंड मद्रास। सो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, यहाँ पे जो कोई भी प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस एसोसिएशंस है वो आपको पढ़नी है। उसके बाद हम लोग आते हैं मॉडरेट्स के ऊपर, और उन्होंने लॉन्च की हुई स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर। उसके बाद आते हैं हम लोग एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर एंड होम रूल लीग के ऊपर।
फिर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में और अब्रॉड में। इनके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के ऊपर। मैं आपको यहां पे फिर से एक बार ये बताना चाहूंगा कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी घटनाएं जो घटी हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल सीयूटीपीजी में आजकल आने शुरू हो चुके हैं। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं गांधीयन मूवमेंट। अब गांधीयन मास मूवमेंट के ऊपर अभी तक देखा जाए तो जिस प्रकार का इंपॉर्टेंस गांधीयन मास मूवमेंट को मिलना चाहिए सीयूटीपीजी में उतना ज्यादा तो नहीं मिला है। लेकिन मैं 100% जानता हूं आज नहीं तो कल इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आएंगे। तो गांधीयन मास मूवमेंट में सबसे पहले तो हिज पॉलिटिकल करियर इन साउथ अफ्रीका, अराइवल इन इंडिया, अर्ली पॉलिटिकल स्ट्रगल्स इन इंडिया, रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद फिर आता है आपका नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट। ये सारा का सारा जो गांधी जी का पॉलिटिकल करियर है ये यहाँ पे आता है, आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। लास्टली यहाँ पे देखिए ये आईएनए एंड आरआईएन म्यूटिनी जो है, इंडियन नेशनल आर्मी एंड रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी का रोल इसमें बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस। भारत में जो पूरा का पूरा अभी तक हमने जो हिस्ट्री पढ़ा उसका कल्मिनेशन यहाँ पे है कि माउंटबैटन प्लान वगैरह आता है, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास होता है। ट्रांसफर ऑफ पावर किस तरह से हुआ है, तो व्हाट इज देसाई लियाकत पैक्ट, या फिर व्हाट इज सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला वगैरह आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन क्या है, शिमला कॉन्फ्रेंस क्या थी, इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर की तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको, क्रोनोलॉजी बेस्ड, ठीक है, याद रखिएगा। एंड लास्टली इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस यहाँ वहां हुए हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है। फॉर एग्जांपल 1924 में इकलौता ऐसा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेलगाम कर्नाटका में, जिसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी रहे हैं, और दूसरा तीसरा ऐसा कोई सेशन नहीं है जिसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी रहे। वो सवाल आके गया है सीयूटीपीजी में, इस तरीके के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्टली 5वां मॉड्यूल वर्ल्ड हिस्ट्री का, और वर्ल्ड हिस्ट्री के मॉड्यूल को उन्होंने कोई डेट नहीं रखी है क्योंकि बिखरे हुए इवेंट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरोपियन हिस्ट्री के साथ, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे, इंट्रो, ठीक है। ज्यादातर हम लोग फोकस कहां करने वाले हैं मैं आपको यहां पे सीधे तौर पे बता रहा हूं, ज्यादातर आपका फोकस वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर होना चाहिए। आज तक वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर ही आए हैं। लेकिन इसका मतलब क्या ये होगा कि बाकी सारे के सारे आप छोड़ दोगे? नहीं, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन करना है, आपको इंग्लैंड में जो रेवोल्यूशन हुआ, कौन सा वाला हुआ इंग्लैंड में? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको करना होगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन, सारे के सारे आपको करने हैं। तो इसका जो है ना, आप सिर्फ 4 चीजें करिएगा। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, दूसरा है कॉजेस, तीसरे है मेन इवेंट्स एंड चौथा है इसका आउटकम। इतने 4 चीजें ही करिएगा। कौन सी मैंने कहा? इंट्रोडक्शन, दूसरा है कॉजेस, तीसरा है मेन इवेंट्स एंड चौथा है कॉन्सिक्वेंसेस या आउटकम्स। इतनी ही 4 चीजें आप कीजिएगा। कौन सी किसकी किसकी? फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। चाहे तो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का भी वही कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको कहां से आने वाले हैं? क्वेश्चंस ज्यादातर आपको मेन इवेंट से ही आने वाले हैं। और उसी तरह का एक मेन इवेंट मैंने यहाँ पे आपको दर्शाया है, दिस इज स्टॉर्मिंग ऑफ द बैसल, 14th of July 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है, ये इवेंट लैंडमार्क इवेंट माना जाता है। तो इस तरीके से आपकी सीयूईटी पीजी की जो तैयारी है वो आपने करनी चाहिए। ये सारे टॉपिक आपको क्या करने चाहिए? आपके इसमें प्रिपरेशन में लाने चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है कि यार बहुत ज्यादा टॉपिक बता दिए सर, देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट के साथ इसको कंपेयर करेंगे आपको पता चलेगा लगभग 30 to 35% सिलेबस कम है यूजीसी नेट से। दूसरी चीज, ये जो सारा का सारा सिलेबस अभी हमने डिस्कस किया, ये कहीं ना कहीं आपने अपने बैचलर लेवल पे
इनमें से ज्यादातर टॉपिक्स को कवर किया होगा। अब इसके ऊपर ही आपको सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है तो फिकर नॉट, क्योंकि मैं हूं। समर्थ 3.0 ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है और अभी भी आपके पास मेरे ख्याल से चंद दिनों का टाइम है, क्योंकि अभी के लिए तो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जल्द ही हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी मेरे ख्याल से आपके पास एक हफ्ता तो है। आप जल्द से जल्द समर्थ 3.0 जो है इसको एनरोल कर लीजिएगा, ताकि ये जो सारे के सारे टॉपिक हमने अभी डिस्कस किए ना, उसके ऊपर एक लाइव लेक्चर आपको मिले, डिटेल नोट्स मिले, क्लास की पीपीटी मिले और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिले। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं आपके लिए रीचेबल रहूंगा। समर्थ 3.0 में अभी डिस्कस किया हुआ पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? तो आई होप ये जो पूरा का पूरा हिस्ट्री का निचोड़ था, जिसमें मैंने आपके सामने पूरे के पूरे सिलेबस का निचोड़ टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपके सामने रखा। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जो 5 मॉड्यूल्स या फिर 5 चैप्टर्स आप बोल सकते हैं, वहां पे मैंने क्या किया, टॉपिक सब टॉपिक वाइज आपके सामने पूरा का पूरा निचोड़ रखा है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव सेशंस लेके मैं आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।